Hello students, I am Shilpi Raghuvanshi, your biology teacher. In this segment of video, we studying about inheritance, law of inheritance. Okay, in previous video, we studied about history of Mendel. We know that very well, Mendel is a father of genetics. Mendel जेनेटिक के फादर कहलाए जाते हैं. ओके, उन्होंने काफ़ी सारे लॉज दिए. आज हम जो पढ़ेंगे वह है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. क्या पढ़ेंगे हम? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ये पढ़ने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस होता क्या है? Inheritance can be defined as the process of how a child receives genetic information from the parents. We know that very well कि हमारे अंदर जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसमें हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो हमने किससे रिसीव किए हैं, वो हमको किससे मिले हैं? हमारे पेरेंट्स से मिले हैं. ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. और कैसे जानते हैं? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के कारण जानते हैं. ठीक है, ये जो लॉ है, ये जानने के पहले इनहेरिटेंस का मतलब हमें पता होना चाहिए. कैरेक्टर्स जिनको मेंडल ने फीचर्स कहा था, उनको इनहेरिट करना और रिसीव करना, पेरेंट्स से लेना, जिसको अपन बोलते हैं इनहेरिटेंस. और इसी के लिए मेंडल ने हमको 3 लॉ दिए. ओके, इट वाज ओनली ड्यूरिंग द मिड 19th century that people started to understand inheritance in a proper way. This understanding of inheritance was made possible by a scientist named Gregor John Mendel, who formulated certain law of understand inheritance known as Mendel's law of inheritance. Okay, inheritance can be defined as the process of how a child receives genetic information from the parents. पेरेंट्स से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस तरह से एक चाइल्ड रिसीव करता है, इनहेरिट करता है, इसी को ये लॉ बताते हैं. ठीक है, द होल प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी इज डिपेंड अपॉन इनहेरिटेंस and it is the reason that the offspring are similar to the parents. ये बात तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. The simply means that due to inheritance the members of the same family possess similar characters. हमको ये भी पता है कि हमारे अगर फैमिली के और भी मेंबर्स हैं, जैसे हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, हमारे पास बहुत से कैरेक्टर्स बिल्कुल सिमिलर होंगे. क्यों? बिकॉज हमारे पेरेंट्स से ही हमको जेनेटिक मटेरियल और कैरेक्टर्स मिला है. ठीक है, इसलिए फैमिली के काफ़ी सारे मेंबर्स, जैसे हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स हैं काफ़ी सारे हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हमारे दादा दादी से भी मिल सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से. तो ये सब क्या है? ये सब जेनेटिक्स के कारण ही है. ठीक है, इनहेरिटेंस के कारण है. क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या इनहेरिट कर रहे हैं? कैरेक्टर्स और जीन्स इनहेरिट कर रहे हैं. किससे कर रहे हैं? अपने पेरेंट्स से कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट लॉ इज, जो 3 लॉ उन्होंने दिए हैं वो हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, ये 3 लॉ उन्होंने हमको दिए हैं. कौन से लॉ हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, ये 3 लॉ हमको दिए हैं. फर्स्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस. ये लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या? ठीक है, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ये क्या है? हमारे इनहेरिटेंस का फर्स्ट लॉ है. इन दिस लॉ ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डिस्टिंक्ट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स विच ऑकर्स इन पेयर्स. मतलब कि हमारे अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो सब क्या है? पेयर्स के फॉर्म में हैं. और अगर ये पेयर हेट्रोजाइगस है, वी नो दैट वेरी वेल व्हाट इज़ हेट्रोजाइगस, क्योंकि इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने सारे टर्म्स पढ़े थे कि हेट्रोजाइगस क्या है, होमोजाइगस क्या है. ओके, तो जो पेयर से अगर वो हेट्रोजाइगस है तो क्या होगा? एक हमेशा डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा. ओके, द पेरेंट्स विथ प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड टुगेदर. Only one form of trait appears in the next generation. The hybrid offsprings will exhibit only the dominant trait in the phenotype.
नॉर्मली क्या होगा, डोमिनेंट मतलब क्या होता है, जो अपना पूरी तरह से प्रभाव जमा देता है, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और अपना प्रभाव पूरी तरह से जमा देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। जैसे कोई दो बच्चे हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर लड़ते टाइम क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है या कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने के साथ साथ वो क्या बहुत इफ़ेक्टिव है, वो क्या करेगा, वो अपनी फ़ाइट को जीत जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, डोमिनेंट है। उसने क्या करा, अपना इफ़ेक्ट दिखा दिया उस लड़ाई में, और क्या करा, वो दूसरे वाले को उसने हरा दिया। ठीक है, तो जो हार गया वो क्या था, रिसेसिव, और जिसने अपना पूरा इफेक्ट दिखा दिया वो क्या है, वो है डोमिनेंट। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी यही होता है कि अगर दो क्रॉस हैं, दो कैरेक्टर्स हैं, या जो पेरेंट्स में अगर दो अलग अलग हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं और दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो जो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग के अंदर अपना इफेक्ट दिखा देगा, ठीक है, वो होगा डोमिनेंट। ओके, और जो नहीं दिखा पाएगा वो होगा रिसेसिव। आ रहा है आपको समझ में? लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन दैट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन अ पेयर ऑफ contrasting traits, different traits. Okay, only one parent character will be expressed in the F generation, and both parental characters will be expressed in the F2 generation in the ratio 3:1. Okay, जो अपना अपना इफेक्ट दिखा देगा फर्स्ट जनरेशन में, और वो होगा डोमिनेंट, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में वो दोनों अपना अपना जो कैरेक्टर्स रहेंगे, अपने जो फीचर्स रहेंगे वो दिखाते हैं। ठीक है, किस रेशो में, 3:1 के रेशो में। द वन विच एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन इज कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट, एंड द वन विच इज सप्रेस्ड इन द इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट्स। ओके, इसको अगर हम और सिंपल वर्ड में बोलेंगे ना, so the law of dominance states that recessive traits are always dominated or masked by the dominant trait. Okay, this law can be described by Mendel's experiment. इसको हमने बोला law of dominance। समझ होगा, वो होगा रिसेसिव। ओके, तो नेक्स्ट लॉ जो हमको मिला, जो दिया मेंडल ने, वो क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो नेक्स्ट लॉ हमको मिला, जो नेक्स्ट लॉ हमको दिया ना मेंडल ने, वो था द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कुछ कुछ नाम से समझ में आ रहा है। ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारे इनहेरिटेंस का सेकंड लॉ है। ठीक है, दिस लॉ एक्सप्लेन दैट द पेयर ऑफ एलील्स सेग्रीगेट so that only one allele will be present in the each gamete. फिर से इसको सुनो ध्यान से। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज दैट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, दैट मीन्स कि जब गैमीट का प्रोडक्शन हो रहा है, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होगा, सेग्रीगेशन का मतलब अलग अलग हो जाना। ठीक है, सेग्रीगेट होना। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेड दैट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, जब गैमीट फॉर्म होते हैं, ठीक है, टू कॉपीज ऑफ ईच हेरिडिटी फैक्टर सेग्रीगेट so that offspring acquire one features from each parent। तो क्या होगा, जब दोनों कैरेक्टर क्या होंगे हेरिडिटी में, दोनों सेग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन आई, वो नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी, कोई भी एक फीचर को किसी भी एक पेरेंट से, दोनों पेरेंट से एक फीचर को अपने अंदर ले लेगी, वो इनहेरिट कर लेगी। ठीक है, इसको हम और भी बोल सकते हैं किस तरह से, इन अदर वर्ड्स एलील्स। एलील्स हम पढ़ चुके हैं टर्मिनोलॉजी के टाइम पे, क्या होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन, उनको अपन एलील बोल रहे हैं। ठीक है, so alleles pairs aggregate during the formation of gametes and reunite randomly during fertilization। वो क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, फॉर्मेशन के टाइम पर सेग्रीगेट हो जाएंगे, और जब उनका फॉर्मेशन होगा रीयूनाइट होंगे, यानी वापस से वो जब मिलेंगे तो क्या होगा, रैंडमली जब मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर वो एक दूसरे से रैंडमली मिल जाएंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज मैंडल्स सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कुछ समझ में आ रहा है आपको अभी इसमें? बहुत ईजी है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस, जब मियोसिस होता है, मियोसिस कब होगा, हमारे सेल डिवीज़न में होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो गैमीट फॉर्मेशन है, जो गैमीट फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, वो मियोसिस के टाइम पर होता है ना, सेल डिवीज़न में। ओके, so segregate from each other during meiosis cell division so that only one allele will be present in
ईच गैमीट, हर गैमीट के अंदर सिर्फ एक ही एलील प्रेजेंट होगा, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आ रहा है कुछ समझ में? ओके, तो दिस द लॉ इज बेस्ड ऑन द 4 बेसिक कंसेप्ट। नॉर्मली ये वाला जो हमारा लॉ है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये 4 बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट हो सकते हैं? जैसे मैं आपको बताती हूँ, जीन एग्जिस्ट इन अ मोर देन वन फॉर्म ऑफ एन एलील, and when gametes are produced by meiosis, the allelic pair separate, leaving each gamete with a single allele. नॉर्मली क्या होगा कि ये जब जो जीन है ये कब एग्जिस्ट करेंगे? जब हमारे वन फॉर्म ऑफ एलील होगा, ठीक है, तो एक ही फॉर्म का एलील होगा तब ये उस पर बेस हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई जो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, 2 एलील्स के हर ट्रेट को अपना इनहेरिट करेगा, तो भी ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, द 2 एलील्स ऑफ अ पेयर आर डिफरेंट, वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव, तब भी ये हो सकता है। ओके, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है ये लॉ? कौन सा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज अ थर्ड लॉ ऑफ मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब अपना बिल्कुल फ्री फॉर्म में, स्वतंत्र रूप से फ्री फॉर्म में बिल्कुल, ठीक है, इसको अपन बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट। ओके, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट ड्यूरिंग अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, हमारे कैरेक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग कैरेक्टर के पेयर्स को जब हम क्रॉस कराते हैं, फिर से ध्यान से सुनो, 2 अलग अलग कैरेक्टर्स के जो हमारे पास ट्रेट्स हैं, 2 अलग अलग ट्रेट्स के जो पेयर है ना हमारे पास, अलग अलग कैरेक्टर के पेयर, उन पेयर्स को जब हम एक दूसरे से क्रॉस कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैं आपको बता रही हूँ, ये कहाँ हो रहा है? डाई हाइब्रिड क्रॉस में। मीन्स कि ऐसे कैरेक्टर्स जो 2 पेयर्स में हैं, ओके, एंड assortment of each pair of traits is independent of the other, मतलब हर पेयर किसी दूसरे वाले पेयर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, फ्री होगा, अलग होगा, ठीक है। इसको आप दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हो, इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट फॉर्म होता है, हमको पता है गैमीट फॉर्मेशन कहाँ होगा? ड्यूरिंग मेयोसिस। जब मेयोसिस होगा तो मेयोसिस के टाइम पर क्या होगा? मेयोसिस के टाइम पर गैमीट फॉर्मेशन होगा, ओके। तो जिस टाइम पर गैमीट फॉर्मेशन होगा, वन पेयर ऑफ ट्रेट्स एग्रीगेट फ्रॉम अनदर पेयर, जो एक पेयर रहेगा ना वो उससे बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसलिए अपन इसको इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, यानी स्वतंत्र हो जाएगा। तो सेग्रीगेट फ्रॉम अनदर पेयर ऑफ ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली, इसी को हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा? द एलील रिसीव्ड ऑफ वन जीन डज नॉट इन्फ्लुएंस द एलील रिसीव्ड फ्रॉम अनदर जीन, ठीक है ना। तो अलग अलग जो जीन हैं दोनों किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, वो टोटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। इसीलिए मेंडल ने इस लॉ को क्या बोला है? द थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।